हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक क्वेश्चन को जानने वाले हैं जो कि आपका इस प्रकार से रहने वाला है दोस्तों कि जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखें, है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर जापान का आधुनिकीकरण कैसे हुआ, जापान का आधुनिकीकरण करने में किसका हाथ था और किस प्रोसेस से जो है ना जापान का आधुनिकीकरण हुआ था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इसको एक इजी सा लैंग्वेज में डील करने का प्रयास करेंगे। आप कहीं और भी पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन आज जो है ना आपको बस देख के ही समझ में आ जाएगा कि जापान का आधुनिकीकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जापान का आधुनिकीकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग जापान की आधुनिकीकरण की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो उसमें से एक नाम आता है सम्राट मेजी का। किसका? सम्राट मेजी नाम का एक सम्राट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जापान के आधुनिकीकरण करने में काफ़ी योगदान दिया, है ना। देखिए जैसा आपको यहाँ पे बताया गया बिल्कुल सेम तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग समय में क्या लिखना है, परिचय लिखना है। ठीक है, परिचय में क्या लिखना है दोस्तों कि सम्राट मेजी, जिसको क्या कहा जाता था, मेजी द ग्रेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेजी द ग्रेट कहा जाता था। ये क्या हुए कि 1867 ईस्वी में जापान के सम्राट बनते हैं। सम्राट मेजी जो है 1867 ईस्वी में जापान के सम्राट बनते हैं, जिसके बाद जापान जो है ना आधुनिकीकरण के राह पे चलना प्रारंभ हो जाता है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जापान का आधुनिकीकरण करने का श्रेय जो आता है उस किसको जाता है, मेजी द ग्रेट को जाता है। किसको जाता है? मेजी द ग्रेट को जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, एक नारा दिया था। मेजी द ग्रेट ने एक नारा दिया था कि देश को धनवान बनाओ और सैनिक को बलवान बनाओ। ठीक है, इसने क्या दिया था, एक नारा दिया था कि देश को क्या बनाओ, धनवान बनाओ और सैनिक को बलवान बनाओ। ठीक है, किसने नारा दिया था? मेजी द ग्रेट। ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मेजी द ग्रेट ने कौन सा नारा दिया था, या तो देश को धनवान बनाओ और सैनिक को बलवान बनाओ, ये नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? मेजी द ग्रेट ने दिया था। ठीक है, आगे बताया जाता है इनके नारा देने के बाद क्या हुआ कि जिसके बाद जापान में एक नई उद्योग को बढ़ावा मिला और कई बड़े कल कारखाने जो है वहाँ पे स्थापित हुआ। कहाँ पे? जापान में। ठीक है, सभी नागरिक के लिए सैन्य सेवा देना अनिवार्य हो गया और जितने भी नागरिक थे वहाँ के, ठीक है, सबको जो है सेना में भर्ती होना था, ये अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया गया और नियमित वेतन दिया गया। ठीक है, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर सैनिकों को आप बेटर प्रशिक्षण नहीं देंगे, ठीक है, बेहतर प्रशिक्षण नहीं देंगे तो वो युद्ध में हार जाएंगे, है ना। और ये भी कारण है कि मान लीजिए अगर आप सैनिकों को वेतन नहीं दीजिएगा बढ़िया से, ठीक है, तो वो लोग लड़ेंगे नहीं, है ना। और जब नहीं लड़ेंगे तो आप युद्ध ऐसे ही हार जाइएगा। ठीक है, उसके साथ साथ सैनिकों को जो है ना आधुनिक किस्म के हथियार प्रदान किया गया। ठीक है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि मेजी द ग्रेट के आने के बाद, कहाँ पे? जापान में मेजी द ग्रेट के आने के बाद जो है ना जापान का आधुनिकीकरण स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हर चीज जो है ना विकास पूर्वक और विस्तार पूर्वक होने लगा। ठीक है, यहाँ तक जो है हम लोग को परिचय में लिख देना है। ठीक है, अब दोस्तों आगे हम लोग लिखेंगे कि जापान का आधुनिकीकरण, है ना, कि कैसे हुआ जापान का आधुनिकीकरण। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस है ना। तो देखिए बताया जाता है कि जापान में आधुनिकीकरण की भावना का विकास मेजी के आने से बहुत तेज हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापान में आधुनिकीकरण का जो भावना था ना उसका विकास कब हुआ? मेजी के आने के बाद जो था ना उसका विकास बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, जिसके बाद जापान ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में पश्चिमी विचारों तथा सिद्धांतों को अपना लिया। ठीक है, जिसके बाद जापान ने क्या किया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में पश्चिमी विचारों तथा सिद्धांतों को क्या कर लिया, अपना लिया। किसने? जापान ने, है ना। बताया जाता है कि दोस्तों कि जापान का आधुनिकीकरण होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जापानी लोग जो है ना पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को सीखकर अपने देश को इतना शक्तिशाली बनाना चाहते थे कि वह पश्चिमी देशों का सामना कर सके। ठीक है, मतलब देखिए वो लोग जो है ना किसका, वो पश्चिमी देशों को देख रहे थे, ठीक है, कि जितना मजबूत पश्चिमी देश है ना उतना ही मजबूत हम भी बने। ठीक है, और वो लोग चाहता था कि हम अपने देश को इतना मजबूत बनाएं, ठीक है, कि किसी से भी हम युद्ध कर सकें। ठीक है, उसमें हम लोग को हार ना मिले। ठीक है, आगे बताया जाता है दोस्तों कि जापान का आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित है। जापान के आधुनिकीकरण करने के लिए जो है ना कुछ निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। ठीक है, जो नीचे दिया गया। ठीक है, तो उसमें से पहला की अगर बात करें तो पहला आपका है सेना का आधुनिकीकरण। सेना का आधुनिकीकरण किया गया। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप अपने सम्राट का निर्माण करते हैं, अपने साम्राज्य का निर्माण करते हैं, अपने साम्राज्य को अगर मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले आपको सेना को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपने साम्राज्य को मजबूत कर रहे हैं, सेना ही आपका खराब रहेगा तो दूसरा देश आकर के आप पे कब्जा कर सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सेना का आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, सेना को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर मेजी द ग्रेट करते हैं। ठीक है,
मेजी युग से पहले जापान की सेना का संगठन समुराई लोगों द्वारा किया जाता था, परंतु मेजी के आने के बाद प्राचीन प्रणाली का त्याग कर सभी व्यक्तियों को सेना में भर्ती होने का अवसर प्रदान किया गया। ठीक है, अगर बात करें मेजी के पहले, तो मेजी के पहले जो है ना समुराई लोगों के द्वारा जो है ना सेना का संगठन किया जाता था। ठीक है, लेकिन मेजी के आने के बाद क्या हुआ कि प्राचीन प्रणाली जो पुराना प्रणाली जो था उसको हटा दिया गया। ठीक है, और जितने भी लोग थे, जापान के जितने भी लोग थे ना, सबको सेना में भर्ती होने का अवसर प्रदान किया गया। आगे बताया जाता है कि 1972 ईस्वी में जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया गया और सभी के लिए आवश्यक कर दिया गया कि वह सैनिक शिक्षा प्राप्त करे और निश्चित अवधि तक सैनिक जीवन व्यतीत करे। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि 1972 ईस्वी में जापान में क्या हुआ कि अनिवार्य सैनिक सेवा जो है ना लागू कर दिया गया। ठीक है, कि सभी को जो है सैनिक शिक्षा प्राप्त करना है, उसके साथ साथ सैन्य सेवा में भाग लेना है। उसके बाद बताया गया कि सभी व्यक्तियों को सेना में बिना किसी भेदभाव के उच्च पद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना सेना में जो है ना बिना किसी भेदभाव के सेना में आप उच्च पद भी ग्रहण कर सकते हैं, ये वहाँ पे घोषणा किया गया। कहाँ पे? जापान में। ठीक है, आगे दूसरा कारण की अगर बात करें तो शिक्षा का आधुनिकीकरण। अगर आपको अपने साम्राज्य का निर्माण करना है, साम्राज्य को मजबूती प्रदान करना है, ठीक है, तो पहला आपको क्या करना पड़ेगा? सैनिकों का मजबूती करना पड़ेगा। ठीक है, फिर शिक्षा का मजबूती करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप विकास करना चाह रहे हैं अपने साम्राज्य का, ठीक है, तो कैसे विकास होगा? लोग शिक्षित रहेंगे तब तो। अगर शिक्षित ही नहीं रहेगा तो क्या विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही सोच करके मेजी द ग्रेट ने क्या किया, यहाँ पर शिक्षा का भी आधुनिकीकरण किया। ठीक है, बताया जाता है कि 1971 में जापान में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिसके तहत कहा गया कि हर व्यक्ति चाहे वो उच्च हो या नीच हो, पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है, सभी शिक्षा प्राप्त करेंगे। ठीक है, मतलब 1971 में क्या हुआ कि जापान में शिक्षा विभाग का स्थापना किया गया, जिसके अंतर्गत कहा गया कि जापान के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो उच्च हो या तो नीच हो, चाहे वो स्त्री हो या तो पुरुष हो, ठीक है, सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा जो है ना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि सबको जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ संपूर्ण देश में जो है ना 8 विश्वविद्यालय में, प्रत्येक क्षेत्र में जो है ना 32 माध्यमिक विद्यालय तथा प्रत्येक प्रदेश में 210 प्राथमिक पाठशाला खोला गया। मतलब शिक्षा के प्रति जो है ना जोर दिया गया। ठीक है, ताकि हर लोग जो है शिक्षित हो सके। बताया जाता है कि 1902 के बाद लड़कियों के लिए अलग कॉलेज की स्थापना किया गया तथा अंग्रेजी भाषा को माध्यमिक और उच्चतर पाठ्यक्रम के अंग बना दिया गया। ठीक है, और इसमें बताया जाता है कि 1902 के बाद क्या हुआ कि लड़कियों के लिए जो है ना एक अलग से स्कूल खोल दिया जाता है, कॉलेज खोल दिया जाता है, अलग से कॉलेज खोल दिया जाता है। ठीक है, जिसमें से अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दिया जाता है ना, और उसके साथ साथ उसमें जर्मन और फ्रांस भाषा का अध्ययन की भी व्यवस्था किया गया था। उसके साथ साथ अंग्रेजी के साथ साथ वहाँ पे जर्मन और फ्रांस भाषा भी सिखाया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जापान जो अपने आधुनिकीकरण करने में जो है ना, पहले तो वो सेना को संगठित किया, ठीक है, फिर शिक्षा को भी क्या किया, आधुनिकीकरण किया। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, तीसरा बताया जाता है कि धार्मिक जीवन में परिवर्तन। उसने क्या किया कि शिक्षा के साथ साथ, सेना के साथ साथ अपने धार्मिक जीवन का भी परिवर्तन किया, अपने देश के धार्मिक जीवन का भी परिवर्तन किया। ठीक है, बताया जाता है कि मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान के धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन हुआ। जापान में बौद्ध धर्म के स्थान पर अब प्राचीन शिंतो धर्म का पुनरुद्धार किया गया तथा इसे लोकप्रिय बनाया जाने लगा और यह जापान का राजधर्म बन गया। ठीक है, बताया जाता है कि मेजी पुनर्स्थापना के बाद क्या हुआ कि जापान में जो बौद्ध धर्म का प्रचलन था, ठीक है, उसको हटा करके जो है ना इसके प्राचीन धर्म शिंतो धर्म को क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि यह जो धर्म जो था ना वो जापान के लोगों के बीच में लोकप्रिय बन गया, है ना, और जापान का ये क्या बन गया, राजधर्म बन गया। ठीक है, बताया जाता है कि शिंतो धर्म में सम्राट के प्रति आदर और विशिष्ट स्थान था तथा विविध प्रकार की प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का व्यवस्था था। इस धर्म के माध्यम से राष्ट्रीयता के विकास में भी सहायता मिली तथा लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हुई। ठीक है, मतलब बताया जाता है कि ये जो धर्म था शिंतो धर्म, ठीक है, इसमें क्या था कि आप किस प्रकार से अपने राजा का सम्मान करेंगे, कैसे वहाँ के प्रजा का सम्मान करेंगे, हर चीज़ के बारे में बताया गया था। उसके साथ साथ आप कैसे प्रार्थना करेंगे, कैसे अनुष्ठान करेंगे, हर चीज़ के बारे में इसमें जानकारी दिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ, लोग जो है ना, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हुआ। ठीक है, जिससे जापानियों में राष्ट्रीयता चेतना और एकता की भावना उत्पन्न हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, जितने भी जापानी थे उसके अंदर राष्ट्रीय चेतना हुआ। ठीक है, और वो लोग सब एकता हुए, ठीक है, मतलब एक हुए। ठीक है,
आगे चौथा जो कारण है इसका, ठीक है, बताया जाता है कि प्रशासन तंत्र में सुधार। इसने क्या किया, जापान ने क्या किया, अपने आधुनिकीकरण करने के लिए जो है ना प्रशासन तंत्र में भी सुधार किया, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपका हर चीज़ बेटर रहेगा लेकिन प्रशासन ही सही नहीं रहेगा, ठीक है, तो क्या आपका कार्य सही से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए इसने क्या किया, अपने प्रशासन तंत्र में भी सुधार किया। बताया जाता है दोस्तों कि जापानी सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को सुधार करने के लिए 1882 में जापान के प्रसिद्ध राजनीतिक ईतो को पश्चिमी देशों के शासन पद्धति का अध्ययन करने के लिए यूरोप भेजा। जापान ने क्या किया, अपने प्रशासनिक ढांचे को सुधारने के लिए 1822 ईस्वी में एक जापान का प्रसिद्ध राजनीतिक जो वैज्ञानिक था ईतो, उसको क्या किया, पश्चिमी देशों का शासन पद्धति को जानने के लिए यूरोप भेज दिया। कहाँ भेज दिया, यूरोप भेज दिया। उसके बाद क्या होता है कि 1883 ईस्वी में जो है ना ईतो वहाँ से वापस लौट करके आता है, ठीक। वापस लौट करके आने के बाद क्या होता है कि उसके आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वो एक वहाँ का संविधान निर्माण करता है, जापान का संविधान निर्माण करता है, जिसको जो है ना 1889 ईस्वी में लागू कर दिया जाता है। क्या किया गया था कि 1889 ईस्वी में उसको लागू कर दिया गया, जो संविधान ईतो ने बनाया था। इस संविधान के अनुसार शासन का प्रधान जो है सम्राट को घोषित किया गया, ठीक है। ये संविधान के अनुसार जो है शासन का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, सम्राट होता है, ठीक है। उसको घोषित कर दिया गया कि शासन का प्रधान जो है वो कौन होगा, सम्राट होगा, ठीक है। तथा वह प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होगा, उसके साथ साथ वह प्रशासन का जो है ना सर्वोच्च अधिकारी भी होगा, है ना। बताया जाता है कि दोस्तों कि संविधान द्वारा जनता को कुछ मौलिक अधिकार भी दिया गया। जैसे हम लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है ना, वैसे उन लोगों को भी ना मौलिक अधिकार प्राप्त मतलब दिया गया, ठीक है। जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने का अधिकार, लिखने का अधिकार, सभा व समिति बनाने का अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो गया, ठीक है। मतलब ये सब अधिकार जो है उन लोगों को दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने चौथे पॉइंट क्लियर कर लिया, ठीक है, कि किस प्रकार से जापान का आधुनिकीकरण किया गया, ठीक है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, अभी जो आपका कोर 12 का है, मीन्स सेमेस्टर 5 में जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें जो है आपका हिस्ट्री कोर 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग बेटर तरीके से क्लियर कर लिए ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, मीजी द ग्रेट ने क्या किया, अपने साम्राज्य का पुनरुद्धार करने के लिए, ठीक है, आधुनिकीकरण करने के लिए न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया, न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया, ठीक है। कैसे किया, तो बताया जाता है दोस्तों कि जापान की सरकार ने दीवानी और फौजदारी कानून का नए सिरे से निर्माण किया तथा 1890 में इसे लागू कर दिया गया और इस कानून के लागू होने के जाने के बाद पश्चिमी राष्ट्रों के जापान में जो क्षेत्र अधिकार था वह समाप्त हो गया, है ना। उसके साथ साथ बताया गया कि 1889 तक न्यायालय के से संबंधित कई व्यवस्था लाई गई और 1894 में संपूर्ण जापान में एक नए कानून पद्धति का अनुसार न्यायिक प्रशासन का संचालन किया जाने लगा। मतलब बताया जाता है कि 1889 तक जो है ना क्या हुआ कि न्यायालय का निर्माण किया गया, ठीक है। और न्यायालय में जो है ना नए नए कानून का निर्माण किया गया जिससे वहाँ की जनता का विकास हो सके, है ना। उसके साथ साथ ताकि वहाँ के सारे जनता को जो है ना न्याय जो है बढ़िया तरीके से मिले, ठीक है। फिर देखिए छठा जो आपका कारण है वो है औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। क्या है, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जापान का आधुनिकीकरण करने के लिए औद्योगिकरण का भी आधुनिकीकरण किया। कैसे, तो बताया जाता है मेजी सरकार ने जापान के औद्योगिकरण करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया। हम लोगों ने यही पढ़ा, क्वेश्चन में भी यही दिया गया है कि मेजी सरकार ने क्या किया, जापान के औद्योगिकरण करने में बहुत विशेष ध्यान दिया। उसने क्या किया, 1890 में जापान में भाप शक्ति से चलने वाले कारखाना की संख्या जो है 250 कर दी है। मतलब वो जो था ना वहाँ आने के बाद जितना भी औद्योगिकरण है ना उसको बढ़ावा देने लगा, ठीक है, ताकि हमारा साम्राज्य जो है जापान जो है पश्चिमी देशों से मजबूत हो जाए, है ना। उसने क्या किया, इसके बाद जापान का तेजी के साथ आधुनिकीकरण प्रारंभ हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि जापान का जो है ना आधुनिकीकरण तेजी से प्रारंभ हो गया, ठीक है। 1905 तक जापान के औद्योगिकरण क्षेत्र में बहुत तेज मतलब विकास हुआ, है ना। और 1905 तक जापान संसार के सबसे उन्नत व्यवसाय और व्यापार प्रधान देशों में शामिल हो चुका था। जिसके बाद क्या हुआ कि 1905 आते आते जो है ना जापान विश्व के सबसे उन्नत व्यवसाय और व्यापार प्रधान देशों में शामिल हो गया, ठीक है। इस प्रकार जो है जापान औद्योगिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली देश बन करके उभरता है, ठीक है। इस प्रकार जो है जापान क्या होता है, औद्योगिक के क्षेत्र में जो है ना क्या होता है, एक शक्तिशाली देश बन करके उभरता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने जान लिया कि जापान का औद्योगिकरण कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए हम लोग को लास्ट में क्या करा दोस्तों, एक छोटा सा वर्ड में निष्कर्ष डाल देना, 3 से 4 लाइन में जो है ना निष्कर्ष डालना है, ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखना है कि उपरोक्त दिए गए बिंदुओं के आधार पे, उपरोक्त जितने भी बिंदु हम लोग को पता चला, ठीक है, उसके आधार पे हम लोग को पता चलता है दोस्तों कि मेजी जिसको क्या कहा जाता था,
मेजी द ग्रेट कहा जाता था, ठीक है। उनके आते ही क्या हुआ, जापान का आधुनिकीकरण का दौर शुरू हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ जापान का आधुनिकीकरण बहुत तेजी से हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन आपको बड़ा इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ईजी है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।